अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तजवीज़ पेश की गई है कि सिंध में मौसम सरमा के दौरान तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। महकमा तालीम के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि स्कूल कॉलेजेस में SOPs को मजीद सख्त किया जाए। जो स्कूल ऑनलाइन तालीम देना चाहते हैं, कमेटी अरकान ने तजवीज़ पेश की है कि सिंध में मौसम सरमा की तातीलात भी ना दी जाएं। NCOC के 23 नवंबर को होने वाले इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में महकमा तालीम के फैसलों से NCOC को आगाह भी किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि फैसला सिंध हुकूमत, महकमा सेहत की मशावरत और वफाकी हुकूमत के इजलास में होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 42 अमवात रिकॉर्ड हुई। 2800 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 35,000 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचाने लगी। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 7,603 तक पहुंच गई। मूजी वायरस गुज़श्ता 24 घंटों में 42 अफराद की जिंदगियां निकल गया। नई लहर में ये अमवात की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई है। आखिरी बार 24 जुलाई को 54 अफराद मौत के मुंह में चले गए थे। गुज़श्ता रोज मुल्क में मजीद 2,843 कोरोना केसेस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 34,974 हो गई। NCOC के मुताबिक मार्च से अब तक 3,71,508 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 3,28,931 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी, यानी सेहत याब होने वालों की शरह 88.5% है। इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में 2,122 मरीज ज़ेरे इलाज, जबकि 246 अफराद वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आने के बाद कराची के तमाम अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम अजला में कोरोना की शरह का जायजा लिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस जिला जनूबी में 333 रिपोर्ट हुए। जिला शर्की की बात करें जहां 273, जिला बस्ती में 94 और जिला गरबी में 92 मरीज सामने आए। कोरंगी में 75 और मलीर में 62 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इजलास में फैसला किया गया है कि जिला जनूबी, शर्की, बस्ती और गरबी में मुतासरीन की बढ़ती तादाद की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जबकि कोरंगी और मलीर के मुतासरा इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। घर की तकरीब में कोरोना से बचाव के इक़दामात और अवामी जलसे के लिए अलग ख्यालात। कोरोना के खतरनाक लहर के बावजूद अपोजिशन पेशावर में जलसे की तैयारियां कर रही है। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने अपोजिशन के रवैये को गैर जिम्मेदाराना सियासत और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमारा आवाम का जिंदगी और सेहत इस वक्त खतरे में है। जुबां पर फिक्र अवाम की, मगर परवाह है क्या सिर्फ अपनों की जान की। मेहमान कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जरूर दिखाएं, वरना आपको बिलावल हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये SOPs हैं बिलावल की बहन बख्तावर की मंगनी के प्रोग्राम के लिए। मगर जलसों में जैसे दिल चाहे आए और कोरोना साथ ले जाएं। जलसा जो है ये कोरोना को भगाता है, कोरोना को भगाता है। इसी मामले पर JUI के अब्दुल गफूर हैदरी भी तनकीदी सवाल की जद में आ गए। जरदारी साहब अपनी जाती जिंदगी या बच्ची की शादी के वाले से बंद करते हैं। कौम के बच्चों पे अब तक जितने जलसे हुए हैं, कौन सी एहतियात अख्तियार की गई है? वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, मरेगा तो आम आदमी। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि ये एहतियाती तदाबीर मुमकिन हद तक होते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में जलसों को आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर गैर जिम्मेदाराना सियासत और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया। अगर आप किसी को कोरोना मुंतकिल करते हैं जानबूझकर, ऐसी सिचुएशन उसके लिए क्रिएट करके, और उसकी जान जाती है, तो आप उसकी जान जाने के जिम्मेदार हैं। आप पे वो मुकदमात होंगे, जारी बात है। हुकूमती टीम ने भी ट्विटर पर मोर्चे संभाले। शहबाज गिल ने लिखा, अपनी जाने तो बहुत अजीज है तुम्हें। ये है वो फिरौनियत, वो जालिमाना सोच जो अवाम को कमतर समझते हैं।
असद उमर ने लिखा, शायद ये पेशावर के अवाम से बदला लेना चाहते हैं। शहजाद अकबर ने बात आगे बढ़ाते हुए लिखा, निजी महफिल में जाने के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी, लेकिन अवाम को खुलेआम कोरोना बांट रहे हैं। वाह सियासत। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान कामरान बंगश ने कहा है कि पीडीएम के जलसे में कहीं रुकावटें नहीं डाली, ताहम उनकी वजह से अवामी सेहत और मईशत खतरे में है। मुआवने खुसूसी इत्तलात कामरान बंगश ने वाज़ेह किया कि पेशावर में कोरोना से हालात तशवीशनाक है। हम अपोजिशन के वर्कर्स और लीडर्स दोनों के लिए फिक्रमंद हैं। जलसे के बाद कोरोना सूरत हाल खराब हुई तो कार्रवाई करेंगे। हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर सज्जाद ने बताया कि कोरोना से सब मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। आज़ाद है वो देख ले कि हमने कहाँ पे उनके लिए रुकावटें खड़ी की हैं, कहाँ पे हम उनके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये परेशानी है कि अगर इस जलसे से कोरोना फैला तो उसकी वजह से हुकूमत को मुश्किलात आएंगी। जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई तो इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होगी और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले हैं। हम यकीनन अपने तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। रिसेंटली जो एक थ्रेट अलर्ट जनरेट हुई थी पेशावर और क्वेटा के हवाले से, उसको भी हम देख रहे हैं। तो यकीनन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हुकूमत उसको देख रही है और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद पेशावर में पीडीएम के जलसे की तैयारियां जारी हैं। कायदीन के लिए बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। अपोजिशन को तो कारकुनों की जान की परवाह नहीं, मगर पुलिस इनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में मुत्तहिदा अपोजिशन इतवार को रिंग रोड पर ताकत का मुजाहरा करेगी। अपोजिशन जलसे के मुख्तलिफ इंतजाम जारी हैं। रिंग रोड कबूतर चौक पर कायदीन के स्टेज के लिए कंटेनर पहुँच गए। हुकूमत ने अवाम से अपील की, जिस तरह गिलगित के अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद किया, पेशावर के शहरी भी ऐसे ही उनको मुस्तरद करें। ये हुकूमत को ना गिरा सकते हैं, ना हुकूमत को कोई ज़िक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ आवाम मुतासर होगी। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बर्डन आएगा। हम ये चाहते हैं कि साजिश करें। ये इन लोगों की सियासत ख़त्म हो चुकी है। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान बना दिया है। 22 तारीख की बात है, उसके लिए तकरीबन 4,500 पुलिस अफसरान और जवान वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जलसे में शिरकत के लिए पीडीएम के बाज रहनुमा आज रात तक पेशावर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन ज़काउल्लाह और साथी रिपोर्टर शाबुर रहमान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। तो पीडीएम ने पेशावर में जलसे के शुरका का लहू गरमाने के लिए डीजे बट की खिदमत हासिल कर ली है। डीजे बट ने समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से गुफ्तगू में बताया कि 1.5 किलोमीटर तवील एरिया में स्पीकर्स लगाए जाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर कबूतर चौक में और जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली कंटेनर है डीजे बट का। कल पेशावर में अपोजिशन जमातों का जलसा होने वाला है पेशावर कबूतर चौक में। उसके साउंड सिस्टम का जो काम है वो डीजे बट को हवाले किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद भी डीजे बट साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या इंतजामात है, क्या सामान वो साथ लेकर आए हैं। देखें जी, 1.5 किलोमीटर का पंडाल है और 1.5 किलोमीटर दूर तक हमने लाइन रे सीरीज़ के 300 से ऊपर स्पीकर्स लगा रहे हैं। उसके साथ साथ कोबरा की बेसिस हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो पाकिस्तान में सबसे जदीद साउंड सिस्टम है वो इंशाल्लाह ताला मुतारिफ़ करवाया जा रहा है और वो सारा कुछ सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। जी, इनके इंतज़ामात से तो इस तरह साबित हो रहा है कि जलसे की जो तैयारी है वो तो भी ज़ोर और शोर से जारी है और तादाद भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका जो सामान है, सारा सिस्टम है, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन सिस्टम वो साथ लेकर आए हैं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। सरबरा पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, उनके 57,000 काउंसलर्स को निकाल दिया गया, इस पर कुछ नहीं कहा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को ज़ेब नहीं देता कि वफाक पर उंगली उठाएं। सूबे पर 12 साल से उनकी हुकूमत है, इनकलाब तो बिलावल के खिलाफ आना चाहिए। की हुकूमत के आने के बाद मुल्क में डेमोक्रेटिक कू हो गया है। डेमोक्रेटिक कू जो जमहूरी शबे खून मार दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं अपने निकाले जाने पे मुझे क्यों निकाला। उनकी बेटी साहिबा भी तकरीर करती हैं पीडीएम का इलाज चल रहा है। मुझे हैरत होती है कि उनके 57,000 काउंसलरों को पीटीआई ने आकर निकाल दिया। ये आज तक नहीं सुना मैंने कि भाई मेरे काउंसलरों को क्यों निकाला। 1 लाख की चोरी हो गई उसका नहीं पूछेंगे। जरदारी साहब पे जो इल्ज़ाम है, नवाज शरीफ साहब पे जो इल्ज़ाम है वो छोड़ दो। जो अभी मुल्क लूट रहा है उसको बचा लो, उसको रोक लो। तो वज़ीर आज़म साहब
جو ماضی میں چوری ہو گئی ہے اس کا ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے آپ 200 ارب ڈالر لائے یا نہیں لائے. آج کی جو چوری ہو رہی ہے خدا را ملک چلا لو, بیٹھ جاؤ دکان پر. احتساب عدالت نے کلفٹن کراچی میں پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں مصطفیٰ کمال, نذیر زرداری اور افتخار قائم خانی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عرفان الحق. غیر قانونی الاٹمنٹ نہیں کی, الزام جھوٹا ہے. احتساب عدالت کراچی میں چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور دیگر ملزمان کو الزامات پڑھ کر سنائے گئے تو ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. نیب کورٹ میں کلفٹن میں پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال, نذیر زرداری, افتخار قائم خانی, سابق ایڈمنسٹریٹر فضل الرحمان اور داؤد ممتاز حیدر پیش ہوئے. دوران سماعت ملزمان کو الزامات پڑھ کر سنائے گئے. نیب کے مطابق ملزمان نے کلفٹن میں 198 پلاٹس غیر قانونی طور پر الاٹ کیے, جس سے قومی خزانے کو 2.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا. 5000 مربع گز زمین پر قبضے کیے گئے. مصطفیٰ کمال نے بطور سٹی ناظم کراچی پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی. عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا تو عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہ طلب کر لیے. ریفرنس میں نامزد زین ملک مفرور ہیں. عرفان الحق, سما, کراچی. کراچی گرین لائن بس منصوبہ کب مکمل ہوگا؟ گورنر سندھ نے نئی ڈیڈ لائن دے دی. جزیروں پر تعمیر و ترقی پر سندھ حکومت کے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی. کہا اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ پہلی بار باتیں نہیں, کام ہو رہا ہے. کراچی کے 5 ترقیاتی منصوبے وفاق نے مکمل کرنے ہیں. ہماری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2021 کے جولائی سے سپٹمبر کے درمیان ہم یہاں پہ ایک بڑا افتتاح گرین لائن بسز کا, جو کہ کراچی کا پہلا بلکہ سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہوگا, اس کا افتتاح کریں گے. اور ہم یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی. یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی, جس سے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی. باتیں ضرور ہو رہی تھیں, کام بھیا پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے. اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو گئے, جیسے بہت سے پہلے آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں, کام ہوتا ہوا نظر آئے. سینئر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ قوم کو ایک نہیں بلکہ 2 کورونا کا سامنا ہے. وائرس کا 2% رسک ہے, جبکہ حکومتی کورونا 6 ماہ مزید رہا تو سب کو کھا جائے گا. سابق صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ انسداد منشیات عدالت میں پیش ہوئے. وکیل نہ آنے کے باعث ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی. میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے تمام جلسے شیڈیول کے مطابق ہوں گے. لاہور میں جلسے کے لیے حکومت کو اطلاع کر دی ہے. انہوں نے کہا جیسے ہی علاج مکمل ہوگا نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے. قوم کو 2 قسم کے کورونا کا سامنا ہے. ایک کورونا بیماری ہے جس میں 2% موت کا خطرہ ہے. دوسری طرف حکومتی کورونا ہے. اس کورونا سے جو ہے وہ 100% موت کا خطرہ ہے اور مکمل جو ہے وہ تباہی کا خطرہ ہے. اس لیے اب یہ قوم فیصلہ کر لے کہ اس نے کس کورونا کا رسک لینا ہے اور کس کورونا کے خلاف جو ہے وہ لڑنا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی. مینار پاکستان کا گراؤنڈ شرکا سے بھر گیا. کئی افراد نے ارد گرد کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی. جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے. علامہ خادم حسین رضوی کا سفر آخرت. کارکن اور عقیدت مند بڑی تعداد میں پہنچے. فلک شگاف نعروں, آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اپنے قائد کو الوداع کہا. چوک یتیم خانہ سے جسد خاکی کو مینار پاکستان تک لانے میں تقریباً 4 گھنٹے کا وقت لگا. عقیدت مندوں کی بڑی تعداد قافلے کی صورت میں ایمبولینس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج سنائی دی. جسد خاکی مینار پاکستان پہنچا تو گراؤنڈ میں لوگ ہی لوگ تھے. منتظمین نے میت کو گریٹر اقبال پارک میں لے جانے کی بجائے آزادی فلائی اوور پر ہی رہنے دیا اور وہیں سے امامت کرائی گئی. نماز جنازہ علامہ خادم رضوی کے استاد عبدالستار سعیدی نے پڑھائی.
इस मौके पर ऐलान किया गया कि तहरीक लब्बैक के नए सरबराह मरहूम के साहबजादे अलामा साद रिजवी होंगे। कैमरा टीम और रिपोर्टर दानियाल उमर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कुछ बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की, जिनका ये कहना है कि हमेशा से इस बात पर यकीन था कि अफगानिस्तान का हल सिर्फ सियासी होगा। दौरे अफगानिस्तान अमन की खातिर पाकिस्तान का एक और कदम था। वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। अमरीका ने इमरान खान का दौरा काबुल खुशाइंद करार दे दिया। और अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब की तमाम सरकारी जामियात में रहमतुल्लिल आलमीन चेयर कायम करने का ऐलान कर दिया। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के छठे रोज़ ऐवान इकबाल में नात, तकरीर और क्विज़ मुकाबलों में कामयाब तलबा में वज़ीर आला पंजाब ने इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला ने तलबा के लिए 25 करोड़ रुपए के रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान भी किया। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से नादार तलबा की तालीमी मुआवनत के लिए भी 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत की मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी कमेटी ने मरीम नवाज के कमरे पर छापे और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को कानून से मावरा करार दे दिया। सिंध के वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने भी हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली। कमेटी ने कैप्टन सफदर के खिलाफ दर्ज मुकदमे को इख्तियारात से तजावुज करार दिया। रिपोर्ट में दस्तावेजी और तस्वीरी शवाहिद को भी शामिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और इदारों के दरमियान तसादुम का जिम्मेदार PTI रहनुमाओं को करार दिया गया है। रिपोर्ट में पुलिस के किरदार, PTI अरकान और तीसरी कुव्वत के दबाव का भी जिक्र किया गया है। वज़ीर तालीम बलूचिस्तान यार मोहम्मद रिंद ने कहा है कि स्कूल्स की बंदिश से मुतालिक हतमी फैसला 23 नवंबर को होगा। अगर बंदिश के दौरान तालीमी इदारे खोले गए तो कार्रवाई होगी। पहली से 8वीं जमात तक के इम्तहानात 10 मार्च को होंगे। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर तालीम बलूचिस्तान यार मोहम्मद रिंद ने कहा है कि स्कूल्स की बंदिश से मुतालिक हतमी फैसला 23 नवंबर को होगा। अगर बंदिश के दौरान तालीमी इदारे खोले गए तो कार्रवाई होगी। पहली से 8वीं जमात के इम्तहानात 10 मार्च को होंगे। कोरोना की दूसरी लहर। कराची के तमाम अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमिश्नर कराची कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, बताएगा नफाज कब से होगा और क्या क्या पाबंदियां होंगी? देखिए फराज, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर मैं बताऊं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो पोश इलाके हैं 4, जिसमें से मैं आपको बताऊं 5th स्ट्रीट ख़याबान मोमिन है, इसके अलावा 6th स्ट्रीट ख़याबान बादबान है, 12th स्ट्रीट बात आइलैंड है, इसके अलावा जिस स्ट्रीट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ 35 स्ट्रीट ऑफ ख़याबान इत्तेहाद। ये वो एरियाज़ हैं पोश इलाकों के जहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो SOPs तय किए गए हैं उसमें जो है वो मास्क लगाए बगैर इन एरियाज़ में कोई नहीं घूमेगा। इसके अलावा 3 अफराद से ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा होना मना है। इसके अलावा जो घरों में तकरीबात होती हैं उन पर भी पाबंदी होगी ताकि लोग जो है वो उनका मजमा इकट्ठा ना हो सके। और जो कारोबार हैं उनको भी जो है वो रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी है। उसके अलावा कारोबारी हजरात को ये कहा गया है कि वो मास्क लगाए बगैर, ना खुद मास्क लगाए बगैर दुकान कारोबार अपना करेंगे, ना ही जो कस्टमर आएंगे वो भी मास्क लगाए बगैर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस और कानून नाफिज करने वालों इदारों के हवाले से भी कहा गया है कि वो यहाँ पर यकीनी बनाएंगे। लेकिन स्क्रीन पर मनाजिर आप देख सकते हैं कि इन जो एरियाज़ में जहाँ पर पोश इलाकों में नफाज किया गया है वहाँ पर 3 से ज़्यादा अफराद भी मौजूद हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए लोग। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो किसी ठीक है, कराची के तमाम अजला में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया सलमान अहमद। और मुजफ्फरगढ़ में जारी थल जीप रैली में खवातीन राउंड शुरू हो गया। सिंध से ताल्लुक रखने वाली तुष्ना पटेल भी 105 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा रही हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। जी राशिद हमीद, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, थल जीप रैली का आज दूसरा रोज़ है और जो खवातीन की रेस है वो अब शुरू होने वाली है। तुष्ना पटेल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मजीद जानते हैं कि आज वो इस रेस में हिस्सा ले रही हैं, कैसा लग रहा है उनको, और 105 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको किस नज़र से देखती हैं। जी मैडम, कैसा लग रहा है, रेस में हिस्सा ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? बस इंजॉय करने आए हैं, रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल मैं पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नहीं आ सकी हूँ, तो इस दफ़ा पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था क्योंकि हमारे सिंध से वैसे ही कम रेसर्स थे ये कोरोना की वजह से, तो ये हमें मौका था कि आएँ और पार्टिसिपेट करें।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस थल जीप रैली में जो है 2 खवातीन जो हैं तुष्ना पटेल और सलमा सरवत जो है वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। अब से कुछ देर बाद जो है ये रेस जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन 105 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है इसको भी काफ़ी डिफ़िकल्ट देखा जा रहा है। छंगा मांगा जो टीला है यहाँ से रेस का आगाज़ होगा और जो इसका इख्तिताम है वो अल्लैया के मकाम पर होगा। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच फुटबॉल लीग में मोनाको ने नेमार जूनियर की टीम PSG को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की जल्द तशखीस के लिए जदीद आला तैयार कर लिया है। रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्टर डिवाइस से कोरोना की फौरी तशखीस हो सकेगी। मजीद जानते हैं अरम खान से। जी अरम खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एक बहुत अहम और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए एक आला तैयार कर लिया गया है। इस आले का जो नाम है वो रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्टर डिवाइस है और इस डिवाइस से जदीद बुनियादों पर कोरोना की तशखीस हो सकेगी। ड्रैप के जो CEO हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। ड्रैप की जानिब से मेडिकल डिवाइस की मंजूरी भी दे दी गई है। डिवाइस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की जानिब से बनाई गई है, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी इसकी तैयारी में अहम किरदार अदा किया है। और इस डिवाइस के जरिए जो कोविड के फेफड़ों में कोरोना मरीजों के इन्फेक्शन की मिकदार मालूम कर सकेगी। एक्सरे के जरिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जरिए नताइज जो है वो सामने आएंगे। 90% इसकी मुस्बत रेशो है, ये कहा है CEO ड्रैप डॉक्टर आसिम राउत ने। और मेडिकल डिवाइस दुनिया के चंद ममालिक के पास है और बहुत जल्द ये पूरे मुल्क में दस्तयाब होगी। जी ठीक है, बहुत जल्द ये पूरे मुल्क में दस्तयाब होगी। अरम खान, अपडेट करिए, आपका शुक्रिया। सच्ची खबर जिम्मेदारी के साथ सहाफत में नंबर 1 समा अवामी मकबूलियत और पसंदीदगी में चैनल ऑफ द ईयर समेत 3 आगही अवार्ड हासिल कर लिए। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 45 से जायद अवार्ड तकसीम किए गए। इन एजाज़ात की कहानी इस्लामाबाद से उस्मान खान की ज़बानी। जिम्मेदाराना सहाफत और एतदाल और तवाज़ुन के साथ अवामी मकबूलियत में समा बाजी ले गया। आगाही तंजीम की जानिब से मीडिया के शोबे में नुमाया खिदमात पर एजाज़ात देने की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। मुख्तलिफ शोबों में 45 से जायद अवार्ड तकसीम। मुंतज़मीन के मुताबिक हकदारों का इंतखाब बहुत छान फटक कर किया जाता है। ये अवार्ड्स इसको वैसे ही 8 साल हो गए हैं। इट इज़ एन इंडिकेशन कि ये बहुत सारे जर्नलिस्ट को इंकरेज करता है। जो ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज हैं वो स्पेशली इन अवार्ड्स के थ्रू ज़्यादा कवर होती हैं। समा का बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आई थिंक मोर जर्नलिस्ट शुड बी इंकरेज। बेस्ट चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड समा इंतजामिया की इमा पर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम ने वसूल किया। अवार्ड्स हमेशा कंपटीशन के नतीजे में होते हैं और कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ज़िंदा रखती है। अवाम के जो मसाइल हैं जितने अच्छे अंदाज में समा उठाता है कोई किसी और चैनल को शायद उसका वो मलका हासिल नहीं है। पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनको उजागर करें, उनको सामने लाएं और न सिर्फ सामने लाएं बल्कि उनका हल भी तजवीज़ करें। समाही के कराची ब्यूरो से अहमद रहमान खान और क्वेटा से आसिम खान ने बेहतरीन सहाफ़ी का अवार्ड अपने नाम किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नामवर ड्रामा निगार हसीना मोइन के नाम, जबकि इस्लामाबाद के सहाफ़ी जुल्करनैन हैदर को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद आवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। लोग कैसे गाड़ियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं, बता रहे हैं वादी नीलम से अमीरुद्दीन मुगल। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में खासकर वादी नीलम और वादी लीपा का नाम है। बर्फ़बारी के बाद लोगों की मुश्किलात काफ़ी बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बालाई वादी नीलम के इलाका केल में, और केल में बर्फ़बारी के बाद सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हाल हो गई है, क्योंकि सड़कों से प्रॉपर बर्फ़ नहीं हटाएगी। यही वजह है कि ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है रस्सों की मदद से गाड़ियों को खींच कर निकाल रहे हैं, ट्रकों को और जीपों को। दीगर मुकामी लोग और ड्राइवर मुकामी लोगों का और ड्राइवर्स का कहना है कि कम से कम जो हुकूमती अदारे हैं वो इन सड़कों से बर्फ़ हटा दें ताकि लोगों की गाड़ियों की आमदोरफ्त और लोगों को जो है वो सहूलत से आमदोरफ्त हो सके। और यही वजह है कि बालाई वादी नीलम की सड़कें गुरेज, शोंठर, सुरगन, जागरां की अभी तक बंद हैं। उन पर बर्फ़ जो है नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं और लोगों की मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन। और अब आपको बताएं कि सवात की वादी कालाम में बर्फबारी के बाद अंगीठियों की मांग में इजाफा हो गया है। इस हवाले से देखिए सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। ढक गए, जमीन ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। वादी कलाम में मौसम की सख्ती ने दांत बजा दिए। सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने लकड़ी जलाने वाली अंगीठियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
जब भी बर्फ़ पड़ता है तो इसके मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, तो इसके बगैर यहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि लोहारों का कारोबार भी चमक जाता है। ये अंगेठी के दरमियान में जो है ना एक पेप लगा होता है, वो जो धुआं होता है ना लकड़ी के, वो बाहर निकाल लेते हैं, कमरे भी साफ रहते हैं और कमरे भी गर्म हो जाते हैं। शहरी कहते हैं वादी में लकड़ी काटने पर पाबंदी है। गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इनकी मुश्किल भी हल हो सकती है।